जी 8th क्लास, क्या हाल है आप लोगों का। कुछ बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया कि चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करवा दिया जाए। तो हम चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करते हैं, उसकी मेन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगरचे ये चैप्टर हमने क्लासरूम में भी रिवाइज़ किया था, लेकिन फिर भी अब जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसमें एक क्विक रिवीजन हो सकती है इस चैप्टर की। डिटेल में तो शायद हम इसको डिस्कस ना कर पाएँ। तो मेन चीज़ें जो हैं बच्चों, ये ज़हन में रखिए कि ये चैप्टर है हेरिडिटी के बारे में, वरासत के बारे में। जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक रिजेम्बलेंस पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? ड्यू टू हेरिडिटी। अब इसका यूनिट क्या होता है? हेरिडिटी का यूनिट होता है जीन। और जीन के बारे में आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी रहते हैं। जीन केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मिलने से क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं, क्रोमैटिड्स बने हुए होते हैं। और जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक हाइट है, आई कलर है, बालों का स्टाइल है, करली हेयर है, स्ट्रेट हेयर हैं, ये चीज़ें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रही हैं वो जीन्स की वजह से हैं। और ये मामला सिर्फ ह्यूमंस तक महदूद नहीं है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो हमें इस चैप्टर में चंद एक सिंपल डेफिनेशंस को भी समझना है, जिनमें से हमने जीन की बात की। इसके बाद डीएनए इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक केमिकल है। इसी तरह से बच्चों, आपकी बुक ने जीन्स को डिफ़ाइन किया, द इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स कॉल्ड जीन्स। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो आपके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है कि एक ऑर्गेनिज़म जो है वो कैसा होगा। ये इंफॉर्मेशन जीन्स की शक्ल में मौजूद है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट होती है। इंफॉर्मेशन इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। जर्म सेल्स हमने पढ़े हैं। जर्म सेल जो हैं आपको पता है 2 टाइप के होते हैं। एक मेल जर्म सेल्स जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं और एनिमल्स की शक्ल में, और एनिमल्स के केस में जो मेल जर्म सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड स्पर्म्स, और फीमेल जर्म सेल्स जो हैं दैट आर कॉल्ड ओवा, ओवम, एग। तो इस शक्ल में जीन्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, और जब मेल और फीमेल जर्म सेल्स फ्यूज़ करते हैं तो इनके फ्यूजन के नतीजे में जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है इस जब जाइगोट फार्मेशन हो जाती है तो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक सेल में इकट्ठी हो गई, और यूँ फ्राम पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। अब हमें ये समझना है कि हमने बात की जर्म सेल्स की, तो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि जर्म सेल्स और सोमैटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है। सोमैटिक सेल्स आपकी बॉडी के वो सेल्स हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए मौजूद हैं, और बल्क ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सोमैटिक सेल्स। हमारे मसल जो हैं वो सोमैटिक सेल्स के बने हुए हैं, आपके हेयर जो हैं, आपके नेल्स जो हैं, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सोमैटिक सेल्स के बने हुए हैं। और सोमैटिक सेल्स में मोड ऑफ सेल डिवीजन इज़ माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जबकि जर्म सेल्स जो हैं दे आर नॉट मेंट फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रादर दे आर मेंट फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की तादाद में इजाफे के लिए जर्म सेल्स हैं, और जर्म सेल्स के अंदर जो मोड ऑफ सेल डिवीजन है दैट इज़ मियोसिस, और मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ इन डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल की निस्बत डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ रह जाती है, और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल और फीमेल सेल्स के फ्यूजन के बाद जो क्रोमोसोम्स की असल तादाद है वो रिटेन हो जाती है।
ये तो हैं सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स का कंपैरिजन। इसी तरह से छोटी छोटी 3 टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन कंडेंस्ड जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो, सॉरी, इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म में नहीं है बल्कि न्यूक्लियस में मौजूद है। और क्रोमैटिड्स, जब ये कंडेंस्ड क्रोमैटिन जो है ये ओपन होता है तो ये लॉन्ग थ्रेड्स की शक्ल में आ जाता है। इन लॉन्ग थ्रेड्स को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। और जब 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिल जाते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पे तो इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों, ये देखिए, ये जो अभी आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, इससे आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिल रहे हैं। तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहाँ 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिलते हैं। और इवन जब एक सिंगल क्रोमैटिड होता है तो जिस पॉइंट पे शार्ट आर्म, जो आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रही है, और इसी तरह लॉन्ग आर्म, जब ये दोनों आर्म्स आपस में मिलते हैं वो पॉइंट भी सेंट्रोमियर कहलाता है। और इसी पॉइंट पे फिर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में मिलके एक क्रोमोसोम बना देते हैं। तो ये एक क्रोमैटिड है, ये एक दूसरा क्रोमैटिड है, और एज अ होल जब ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में मिले हुए हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम। तो मेरा ख्याल है अब आप क्रोमैटिन, क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम के फ़र्क को बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं और सेल डिवीज़न की बात करते हैं। जी बच्चों, जब हम सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1, माइटोसिस। माइटोसिस पे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन माइटोसिस। माइटोसिस बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था कि जिस तरह आपकी बुक ने माइटोसिस को डिस्कस किया है, आपने उसी तरह इसको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ एक बात का इजाफा आपने करना है कि इसकी स्टेजेस का नाम लिखने हैं जो आपको लिखवाए गए थे। सबसे पहले आप माइटोसिस को डिफ़ाइन करेंगे। माइटोसिस is that type of cell division in which number of chromosomes remain same as is present in parent cells. डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रहेगी जितनी पेरेंट सेल्स में होती है। सपोज़ अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में, ह्यूमन न्यूक्लियस के अंदर अगर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है और सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, एक सेल की डिवीजन के नतीजे में जो 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उनमें से हर एक में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है, तो दिस मोड ऑफ सेल डिवीजन इज़ कॉल्ड माइटोसिस। ये जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स, इसको हम डिप्लाइड नंबर भी कहते हैं, 2n नंबर भी इसको कहते हैं। और इसकी स्टेजेस की हमने बात की थी, इंटरफेस, फिर हमने कहा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, देन साइटोकाइनेसिस। जस्ट ये नाम आपको याद रखने हैं, इसी तरतीब में याद रख लीजिए। और ये भी हमने बात की थी कि बाज़ आथर्स के नज़दीक थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहरहाल आप इन स्टेजेस को याद रखिए। इसके बाद माइटोसिस होती कैसे है, इसके इवेंट्स कैसे हैं। तो जो अभी आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, आपकी बुक के पेज नंबर 19 पे ये मौजूद है। इसमें सबसे पहले देखिए, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम स्प्लिट अलोंग देयर लेंथ। हमने ये बात की कि क्रोमोसोम जो हैं वो स्प्लिट होंगे, और ये स्प्लिट जो है ये अलोंग देयर लेंथ होगी, यानी वर्टिकली क्रोमोसोम जो हैं वो डिवाइड होंगे 2 हिस्सों में। सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम जो है वो अपने क्रोमैटिड्स में स्प्लिट होगा। इसके बाद अ वेब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। स्पिंडल फार्मेशन
स्पिंडल फार्मेशन के डायग्राम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, ये वाली डायग्राम। अब जब स्पिंडल फार्मेशन होगी तो इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर दो वाज़े पोल्स बन जाएंगे, सेंट्रियोल्स जो हैं दो पोल्स बना देंगे, और एक पोल से, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल की तरफ, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मूव करेंगे, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो इन पे अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। द क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ये जो स्पिंडल फार्मेशन हुई है इसके बिल्कुल सेंटर में हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। जितने किसी सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं वो तमाम यहाँ अलाइन होंगे। आसानी के लिए, सहूलत के लिए जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है उसमें सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। इसके बाद देखिए दी हाफ्स ऑफ ईच क्रोमोसोम कॉल्ड क्रोमैटिड्स पुल अपार्ट। अब जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे लेंथ वाइज तो क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमैटिड्स के 2 सेट्स बन जाएंगे। एक सेट जो है वो एक पोल की तरफ, जिस तरह हम डायग्राम में देख रहे हैं, अब कह लें अपर पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और दूसरा सेट जो है क्रोमैटिड्स का वो दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, लोअर पोल की तरफ। इसके बाद क्रोमैटिड्स आर पुल टूवर्ड्स द 2 पोल्स ऑफ द स्पिंडल। ये पुल होते होते जो फाइबर्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे और अल्टीमेटली क्रोमैटिड्स जो हैं उसके 2 सेट्स बन जाएंगे। एक सेट एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा, दूसरा सेट दूसरे पोल की तरफ मूव कर जाएगा। इसके बाद अ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू फॉर्म अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियस। अब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए वाज़े तौर पे, और हर न्यूक्लियाई के गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, और न्यूक्लियस जो है वो इनटू 2 डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएगा। 2 नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक न्यूक्लियस की डिवीजन से। और उसके बाद यानी सेल बिगिंस टू डिवाइड इनटू 2, फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी और सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 6 इवेंट्स हैं। अगर आप इनको इसी तरतीब से प्रिपेयर कर लें विद डायग्राम्स तो माइटोसिस का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस माइटोसिस की ये है कि माइटोसिस चूँकि ये इंश्योर करती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिटेन रहें इन डॉटर सेल्स, तो सेल की इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए माइटोसिस जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो ग्रोथ होगी, जो रिपेयर वर्क होगा, वियर एंड टियर का जो प्रोसेस है वो होल लाइफ जारी रहता है, जो रिपेयर वर्क है वो चलता रहता है, तो ये माइटोसिस के नतीजे में होता है। अगर माइटोसिस ना हो तो ये रिपेयर वर्क नहीं हो पाएगा। आप बाल कटवाते हैं, बाल फिर बढ़ जाते हैं, नेल्स कटवाते हैं, नेल फिर बढ़ जाते हैं, कहीं स्किन डैमेज हो जाती है तो रिप्लेस हो जाती है, नई स्किन जो है, नए सेल्स जो हैं उसकी जगह ले लेते हैं। माइटोसिस की वजह से हो रहा है। और माइटोसिस अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल डिवीज़न जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो ट्यूमर फार्मेशन और कैंसरस ग्रोथ वगैरह जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये है बच्चों माइटोसिस। इसके बाद दूसरी टाइप की जो सेल डिवीज़न है उसे हम कहते हैं मियोसिस। और मियोसिस में आपको पता है कि रिडक्शनल सेल डिवीज़न है मियोसिस। इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, मियोसिस इज़ दैट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इन विच number of chromosomes in daughter cells remains half as compared to parent cells। यानी अगर ह्यूमंस में हम ये कहते हैं कि पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद 46 थी तो डॉटर सेल्स में 23 रह जाएगी। ये मियोसिस की डेफिनेशन है। और मियोसिस की स्टेजेस वही हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न एंड सेकंड मियोटिक डिवीज़न। तो पेज नंबर 21 पे जो डायग्राम दी हुई है ये मियोसिस को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले आप देखिए, आपको एक पेरेंट सेल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर आपको 4 क्रोमैटिड्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे तो 46 क्रोमैटिड्स आर देयर इन पेरेंट सेल। इसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम्स मेक आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ देम सेल्व्स। डीएनए रेप्लिकेशन होगी। क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपने मिसिंग पार्ट्स डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से बना लेंगे, यानी सिस्टर कॉपीज़ जो हैं
वो क्रोमेटिड्स की बन जाएंगी, और एक क्रोमेटिड प्लस उसकी सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये मिलके एक क्रोमोसोम बना देंगे। तो 46 क्रोमोसोम जो हैं, 46 क्रोमेटिड्स जो हैं वो 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर अप। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी पेयरिंग होगी, मिलते जुलते जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होगी, और यूं अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हम कहेंगे 23 क्रोमोसोम पेयर जो हैं वो बन गए। इसके बाद देखिए सेक्शन ऑफ डीएनए गेट्स स्वैप्ड। जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी तो ये एक मैंने आपको बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है मियोसिस की, इसको हम कहते हैं टेट्राड फॉर्मेशन। जब दो क्रोमोसोम पेयर जो आपस में मिलेंगे तो गोया 4 क्रोमेटिड्स आ गए, और जब ये सेपरेट होंगे तो उस वक्त जेनेटिक मटेरियल क्रॉस ओवर होगा एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड पे, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे। तो जेनेटिक मटेरियल की ये जो एक्सचेंज जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और इसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट होती हैं, वेरिएशंस अपीयर होती हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में। तो हम देख रहे हैं कि सेक्शंस ऑफ डीएनए गेट स्वैप। जब डीएनए स्वैप हो जाता है, डीएनए जब एक क्रोमोसोम का डीएनए दूसरे क्रोमोसोम के डीएनए के साथ एक्सचेंज हो गया, तो इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर। अब जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं इसमें आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह गई पेरेंट सेल से। अब इन्होंने डिवाइड होना है, फर्दर डिवाइड होना है, और इसी तरह की स्टेजेस से गुजर के जब सेकंड मियोटिक डिवीजन ओवर होगी तो जो 2 डॉटर सेल्स थे ये 4 डॉटर सेल्स में तब्दील हो जाएंगे। और अब देखिए पेरेंट सेल में क्रोमेटिड्स की तादाद 4 थी, तो इस डायग्राम के मुताबिक जो 4 डॉटर सेल्स आपको मिल रहे हैं हर एक में क्रोमेटिड्स की तादाद जो है वो 2 है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करेंगे तो 46 क्रोमेटिड्स पेरेंट सेल्स के अंदर, और डॉटर सेल्स के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी तादाद रह जाएगी 23। अगर ये मेल सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, तो 23 क्रोमेटिड्स, और अगर ये फीमेल सेल्स हैं तो इनके अंदर भी यानी एग्स हैं या ओवा हैं तो इनके अंदर भी क्रोमेटिड्स की तादाद जो है 23 है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 23 क्रोमेटिड्स फ्राम मेल जर्म सेल्स स्पर्म्स, और 23 क्रोमेटिड्स जो हैं वो ओवम से, और इनके यूनियन के नतीजे में 46 क्रोमेटिड्स जो हैं वो तादाद रिटेन हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो है वो जाइगोट फार्मेशन के बाद मियोसिस के बजाय माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और सेल जो है वो अपनी नंबर में भी बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद सेल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? मियोसिस की सिग्निफिकेंस ये है कि मियोसिस एंश्योर्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर एक जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है और वो रिड्यूस हो के 23 ना हो, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो क्रोमोसोम्स की तादाद, जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्रोमोसोम्स की तादाद जो एक जनरेशन में 46 थी नेक्स्ट जनरेशन में 92 हो जाएगी। तो नेचर ने इसको यूँ इंश्योर किया है कि एक जनरेशन में 46 क्रोमोसोम्स हाफ रह हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हुए। तो जब फ्यूजन होती है तो असल तादाद जो है वो रिटेन हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी सिग्निफिकेंस है मियोसिस की कि इसके नतीजे में वेरिएशन सामने आती हैं, और तीसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो सडन वेरिएशंस हैं, जो सडन चेंजेस हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और म्यूटेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने क्लासरूम में डिस्कस भी की थी। तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में से जो क्वेश्चन भी आ जाए आपने उसको डिफ़ाइन करना है, इसकी स्टेजेस बतानी है, इसके इवेंट्स को डिस्कस करना है, आपने डायग्राम बनानी है और सिग्निफिकेंस पे बात करनी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि आपसे ये कहा जाए कि आप मियोसिस और माइटोसिस को कंपेयर करें। इस सूरत में आपने दोनों को डिफ़ाइन करना है और दोनों की जो मेन फीचर्स हैं वो बताने हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के लिहाज से। इसके बाद आपको ये बताना है कि दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप इनके कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो है बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट कर पाएंगे।
फिर इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस आपको पता है मियोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं, और प्राइमरीली जो वेरिएशंस हैं दे आर इनहेरिटेड, लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी हैं जो जिन एनवायरनमेंट की वजह से असरअंदाज जिन पर एनवायरनमेंट असरअंदाज नहीं होता, जो एनवायरनमेंट्स की इंटरवेंशन से मुतासर नहीं होती, वो तो प्योरली इनहेरिटेड वेरिएशंस हैं। लाइक ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप जो है वो किसी इंडिविजुअल का जब एक दफ़ा डिफाइन हो गया एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि उस पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो, बी हो, और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, डिपेंड करता है। और जो भी होगा वो इनहेरिटेड वेरिएशन है, वो चेंज नहीं होगा। एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है। इसी तरह से आई कलर है, इनहेरिटेड है, लेकिन कुछ ट्रेट्स ऐसी हैं जिनमें वेरिएशंस तो मौजूद हैं, लेकिन ये वेरिएशंस एनवायरनमेंट डिपेंडेंट हैं, यानी प्राइमरीली जो इनका ओरिजिन है इन वेरिएशंस का, इन ट्रेट्स का, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, वो तो इनहेरिटेड है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट एनवायरनमेंट एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स के अंदर इनका जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक हाइट है, एक ही फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स के हाइट जो है वो समवट डिफरेंट हो सकती है। एथलेटिक एबिलिटी है, इसके अलावा स्किन कलर है। तो ये एग्जांपल्स हैं ऐसी वेरिएशंस की जो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं, इनका जो प्राइमरी जो डिपेंडेंस जो है वेरिएशंस की, वो तो इनहेरिटेंस है, जो भी हेरिडिटी है, जो जीन्स हैं उन पे इसने डिपेंड करना है। लेकिन बाज़ सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंड कर रही हैं, उन्हें हम कह रहे हैं इनहेरिटेड वेरिएशंस, और दूसरी वेरिएशंस वो हैं जो इनहेरिटेड प्लस एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट अपने साथ रखती हैं। और आपको इन दोनों की एग्जांपल्स आनी चाहिए, इन दोनों का को डिफ़ाइन करना और इन दोनों की एग्जांपल्स। इसके बाद लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल एंड इनहेरिटेड वेरिएशंस इन प्लांट्स। वो जो प्लांट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि सर्टन फैक्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट लाइफ के अंदर कि उनके जो जेनेटिक जो उनका फॉर्मेट है, जो जेनेटिक उनका कम्बिनेशन है, वो इन फैक्टर्स की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाता। लाइक टेम्परेचर है, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल कंडीशंस हैं। जीन्स जो हैं प्लांट के अंदर जैसी भी हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला तो प्लांट की ग्रोथ मुतासिर हो जाएगी और बहुत सिग्निफिकेंट हद तक मुतासिर होगी। अगर सनलाइट नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस की वजह से प्लांट की लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाएगी, उसकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। इस तरह से वाटर की अवेलेबिलिटी, सॉइल कंडीशन, सर्टन न्यूट्रिएंट्स की कमी बेशी से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत हद तक मुतासिर हो जाती है। तो कहने की बात यह है कि प्लांट्स की भी जेनेटिक्स तो होती हैं, लेकिन प्लांट्स की सूरत में एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और एनवायरनमेंट में एक स्लाइट चेंज की वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स के जो यील्ड है, प्लांट्स के जो कलर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिए, तो आई थिंक कि अब आप इस चैप्टर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में अटेम्प्ट कर सकेंगे। जी, थैंक यू।